चलिए, आज क्या पढ़ना है बताइए। आधुनिक भारत में जो हम लोग पढ़ रहे थे जनजातीय आंदोलन, उसी को हम लोग को आज आगे कंटिन्यू करना है। तो हम लोग ये जानेंगे, पिछले वीडियो में हम जाने थे पिछली क्लास में कि यह आंदोलन किन किन क्षेत्रों में, बिहार के किन किन राज्यों में हुआ, उसका विस्तृत चर्चा किए थे। आज हम लोग इससे थोड़ा पीछे ये जानेंगे यह विद्रोह हुआ क्यों, आखिर कौन सा ऐसा कारण था जो जनजातीय समूह लोग विद्रोह करने पर मजबूर हो गए। किनके खिलाफ? तो अंग्रेज के खिलाफ। आइए जरा उसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात हम जानेंगे, अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित क्या थी, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं और नियमों का जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। जनजातीय समाज पर अंग्रेज जो नियम कानून जो लाए, वो जनजातीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज में जो जनजाति समूह रहते थे, इन लोगों ने क्या करते थे, सबसे पहले जंगल की सफाई करते थे। ये लोग जंगल का सफाई करते थे, जंगल की सफाई, और जंगल की सफाई करने के बाद इन लोगों ने उन पर कृषि कार्य करते थे। और ये जंगल का सफाई करने के बाद जो कृषि कार्य करते थे जनजातीय समूह, ये पूरा स्वतंत्र थे। इनके पूर्वज जो जंगल का सफाई करके खेती करते थे, तो उन लोगों का कहना था हम लोग का जो जीवन है पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है। उसी बीच जब अंग्रेज हमारे भारत देश में आते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने किसानों को भू राजस्व दर काफ़ी ऊंची कर दिए और उनको जिस प्रकार से ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, धीरे धीरे अंग्रेज हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े जंगल थे जहाँ पे जनजाति समूह रहते थे, वहाँ गए और वहाँ के जनजातीय समूह पर उन्होंने टैक्स यानी उसकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं पर उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, पाबंदी लगाना शुरू कर दिया। इन्हीं के परिणाम स्वरूप जनजातीय लोग विद्रोह करते हैं। उस समय हुआ क्या था, कलकत्ता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों की स्थापना हो रही थी। उन बड़े बड़े शहरों में जो स्थापना हो रही थी, उसमें लकड़ियों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। और लकड़ियों की जो ज़रूरत थी, तो अंग्रेज सरकार लकड़ी को काफ़ी बड़े पैमाने पर कटाई कर रहे थे। और 1850 ईस्वी के दशक से लेकर 1910 ईस्वी तक के बीच में जब रेलवे की शुरुआत हुई, तो इतने 60 साल के दरमियान में हमारे भारत देश में 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई गई थी। उस 50,000 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने के दौरान स्लीपरों और रेल की डब्बों, तो आइए हम बात करते हैं स्लीपर किसे कहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, ट्रेन की ये पटरियां हैं, इसके नीचे जो ऐसे दिया रहता है वो लकड़ी का पहले होता था, और उन्हीं लकड़ियों पे को हम लोग स्लीपर कहते, जिस पे पटरी होती थी और उस पे ट्रेन चला करती थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता होती थी, जिसे हम लोग स्लीपर कहते थे। इससे काफ़ी ज़्यादा
वन की कटाई बृहद पैमाने पर शुरू हो गया। और जब काफ़ी बृहद पैमाने पर वन कटाई हुआ तब हमारे देश में एक कानून लाए अंग्रेज, वन विभाग। 1864 ईस्वी में क्या लाया? वन विभाग। वन विभाग जब आया, काफ़ी मात्रा में पेड़ों की जब कटाई हो गई तो वन विभाग लाया। और 1865 ईस्वी में एक अधिनियम बना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। वन अधिनियम कब बना? 1865 ईस्वी में। वन विभाग आया कब? 1864 ईस्वी में। और देखा, वो जब वन अधिनियम आया तो इनमें जो है जनजातीय समूह को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जनजातीय समूह को काफ़ी ज़्यादा परेशानी ये करना पड़ा कि जो जनजातीय समूह अब स्वतंत्र रूप से जंगल में जाते थे और अपने पशु चराते थे और जंगल को, लकड़ी को काट कर लाते थे, जलावन के रूप में प्रयोग करते थे। ये वन अधिनियम के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? उन पर पाबंदी लगा दी। जब उन पर पाबंदियां लगा दी तो जनजातीय समूह को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुआ। बहुत सारे लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और रोजगार की तलाश में लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा था। उस समय जो है क्या होता था? वन की कटाई और वन जहाँ जंगल होते थे उस क्षेत्र में सड़क बनाने के कार्य ठेकेदारों द्वारा किया जाता था। तो जितने भी जनजातीय लोग थे वो लोग ठेकेदारों के पास आते थे, उनके पास आकर मजदूरी करते थे और मजदूरी करते थे, तब उन्हें रुपया मिलता था और अपना जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि उन्हें जो जितनी रुपये की ज़रूरत होती थी उतना रुपया उन्हें नहीं मिल पाता था। तब उन्होंने क्या करता था? अपने महाजन और साहूकार से कर्ज लेते थे। आदिवासी लोग, जनजातीय लोग, अगर वो कर्ज वो नहीं चुका पाते थे, कर्ज जब वो चुका नहीं पाते थे, उस पर धीरे धीरे ज़्यादा कर्ज हो जाते थे, तो जनजातीय समूह का इतना तक कि उनका हल जो है, आपका हल हो गया, बैल हो गया, ये सारे चीज़ उन्हें क्या करना पड़ता था? बेचना पड़ता था। और जमींदारों के पास और साहूकारों के पास उन्हें बंधुआ मजदूर का कार्य भी करना पड़ता था। बंधुआ मजदूर में ये होता था, उनसे जो वो कर्ज लेते थे, रकम जो लेते थे, उस कर्ज की रकम को उन्हें तब तक उसके यहाँ कार्य करना पड़ता था जब तक कर्ज की रकम प्लस उसका ब्याज अदा न हो जाए, तब तक उन्हें बंधुआ मजदूर की तरह कार्य करना पड़ता था। बेगारी एक और लाइन है। बेगारी बिना बेगार का जो कार्य करते हैं उसको रुपया नहीं देते हैं, वैसे कार्य को हम लोग बेगारी कार्य कहते हैं। ये सारी समस्या चल ही रही थी और 1878 ईस्वी में आकर अंग्रेजों ने जंगलों को दो भागों में बांट दिया। बड़े जो जंगल थे, बृहद पैमाने पर जो जंगल था, उनको उन्होंने आरक्षित यानी रिजर्व क्षेत्र कर दिया, जिन्हें आदिवासी और जनजातीय समूह को वहां जाना वर्जित कर दिया। जब ये सारी घटना हो रही थी, उसी समय जो है हमारे बिहार में जो है कुछ विद्रोह हुए, जो विद्रोह काफ़ी संगठित रूप में थे। ये विद्रोह जो हुए थे संगठित रूप में विद्रोह हुआ था।
किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो विद्रोह थे आपका संथाल विद्रोह बिहार में, मुंडा विद्रोह एवं ताना भगत आंदोलन। और उत्तर पूर्व भारत की जब हम बात करें तो गारो, खासी एवं नागा जनजाति लोग, ये सभी लोग काफ़ी विद्रोह किए। नागा जनजाति लोग काफ़ी विद्रोह किए। तो उसी दौरान में जो बिहार में बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह किया, बिहार में बिरसा मुंडा ने विद्रोह किए। तो बिरसा मुंडा का जन्म पे हर बुक में आपको अलग अलग डेट मिलेगा। जब आप NCERT 8 क्लास का देखेंगे तो उनका जन्म जो है 1870 के दशक को मान लिया गया है। और बिहार बोर्ड का अगर आप BTC का बुक देखेंगे 8 क्लास का, उसमें उसका जन्म दिया है 15 नवंबर 1874 ईस्वी। तो रेफरेंस बुक अगर आपका मान विवादित है अगर, तो ये एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि कहीं इसका 1874 दिया है, कहीं 1870 के दशक उसके आसपास दिया है। तो उसका जन्म जो हुआ था कहाँ पे और किस जगह हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है छोटा नागपुर प्रमंडल के तमार थाना अंतर्गत अलूहातू गांव के निकट छोटा क्षेत्र चलकद, जो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसकी गांव की नाम कहाँ हुआ था? चलकद में इसका जन्म होता है। जब इसके जन्म होते हैं, इसका कुछ जो है जन्म के बाद हम लोग देखेंगे, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा थे और माता का नाम कदमी थे। बचपन में जो है बिरसा मुंडा भेड़, बकरियां चराने का कार्य किया करते थे और बांसुरी बजाते थे, अखाड़े में जाकर नाचते थे, गाना गाते थे। बचपन इसका इस तरह बीता। लेकिन वो बचपन में ही अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्ग व्यक्तियों से उन्होंने दीकुओं के बारे में, दीकू कहते थे जो बाहरी लोग आते हैं, और यूरोपीय लोगों के बारे में उन्होंने सुन चुके थे कि हमारे जो समाज थे मुंडा जनजाति लोग, उसका जीवन जो था एक स्वर्ग के समान था, उसकी जीवन एक गौरवपूर्ण जीवन थी। उस जीवन में दीकू लोग यानी बाहरी और अंग्रेज लोग आकर के दखल देकर उसका जीवन कैसा बना दिया? नर्क बना दिया। हमें उस गौरवमयी अतीत की बात याद करके, बिरसा मुंडा का कहना था हमें उस गौरवमयी अतीत के बारे में याद करके पुनः अंग्रेज की जो सत्ता है महारानी विक्टोरिया की, इसको क्या करना है? समाप्त करना है और अपनी शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है। ये बिरसा मुंडा का कथन था। उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ तक रावणों की संज्ञा दिया। क्या दिया? रावणों यानी दीकू यूरोपीय को तबाह कर दे। अपने अनुयायियों से, अपने साथियों से उन्होंने कहा दीकू बाहरी लोग और अंग्रेज को हम लोग ऐसा कार्य करेंगे कि वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हो जाएंगे। इसके बाद उन्होंने जो है कुल देवता सिंह बोगा है ना, उसका कुल देवता जो थे सिंह बोगा, और उनके आशीर्वाद से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देवीय शक्ति प्राप्त कर लिए थे। और औषधि के माध्यम से बिरसा मुंडा लोगों को ठीक करते थे,
तो लोगों को भी ये समझ में आ गया इनके पास देवीय यानी करिश्माई शक्ति है। तो आखिर मुंडा विद्रोह हुआ क्यों? अंग्रेज और जमींदार जब मुंडा जनजाति को काफी तबाह किए, इनकी तबाही के कारण ही मुंडा विद्रोह का जन्म होता है। और 1895 ईस्वी में सबसे पहले बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ, किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह करते हैं। अंग्रेज उन्हें विद्रोह के दौरान पकड़ करके जेल में बंद कर देते हैं, गिरफ्तार करते हैं और बंद कर देते हैं। कितने? 2 वर्ष। 2 वर्ष के बाद जब 1897 ईस्वी में उन्होंने पुनः जब जेल से आए तो काफ़ी भारी मात्रा में लोगों का समर्थन धीरे धीरे उन्होंने जुटाना शुरू कर दिया और पुनः उन्होंने 1899 ईस्वी में वो क्या करते हैं, यहाँ मिस्टेक से लिखा गया, पहला आक्रमण उन्होंने 1895 ईस्वी में किया, पुनः जो है 1899 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेज के विरोध आक्रमण किया दोबारा। जब 1899 में इन्होंने आक्रमण किया, फिर से अंग्रेज उन्हें पकड़ करके क्या किए, जेल में डाल देते। जब उन्हें जेल में डालते हैं तो जेल में ही उन्हें हैजा बीमारी हो जाती है और हैजा बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है 1900 ईस्वी में। ऐसा नहीं, जब बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाता है तो जनजातीय आंदोलन समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों के विरोध आंदोलन चलता रहा। धीरे धीरे फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और उन्हीं के साथ मिलकर जनजातीय समुदाय और हमारे भारत देश के क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेज के विरोध आंदोलन करते रहे। तो ये जो आंदोलन हुआ बिरसा मुंडा विद्रोह, तो उस समय के जो समाचार पत्र थे, आइए जरा हम उस पर गौर करते हैं क्या क्या समाचार पत्र थे उस समय। उस समय का जो समाचार पत्र थे, इंग्लिश मैन, पायनियर, स्टेटमेंट ने ब्रिटिश नीति की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की। ये सारी जो समाचार पत्र थे ब्रिटिश नीति की काफ़ी ज़्यादा आलोचना की थी। आज हम लोग जाने बिरसा मुंडा के जीवन परिचय और मुंडा विद्रोह कैसे हुआ, मुंडा विद्रोह का जन्म किस प्रकार से हुआ। अंग्रेज और जमींदार लोग जब मुंडा जनजाति को काफ़ी परेशान किया तो मुंडा विद्रोह का जन्म होता है। किसके नेतृत्व में? बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आप इन्हें याद रख सकते हैं। जैसे वन अधिनियम कब बना? 1865 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में जंगलों को 2 भाग में बांट दिया था, आरक्षित और अनारक्षित। पहला आंदोलन कब किए थे बिरसा मुंडा? 1895 ईस्वी में। और 2 वर्ष के जेल के बाद 1897 में उन्होंने फिर आंदोलन किया। दीकू किसे कहते हैं? बाहरी लोगों को कहते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म पूरा एग्जैक्ट क्लियर नहीं है, लेकिन बीटीसी जो बिहार बोर्ड की किताबें होती है 8वीं क्लास का आधुनिक भारत, उसमें आपको दिया हुआ है 15 नवंबर 1874। तो इस प्रकार से हमने जाना मुंडा विद्रोह के बारे में।
फिर आगे हम लोग जानेंगे संथाल विद्रोह, ताना भगत आंदोलन और गारो खासी नागा जनजाति किस प्रकार से आंदोलन किए हैं।